देखो बेटी, कोशिश करना कि तुम अपने ये लंबे हाथ पीछे ही रखो और हाँ, साड़ी पहनना और उसका पल्ला खुला रखना जिससे तुम्हारे ये लंबे हाथ ढक जाए। जल्दी कर, लड़के वाले आते ही होंगे, तब तक मैं जाकर रसोई में काम देखती हूँ। दरअसल शमिता दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसके हाथ काफी लंबे थे, जिस वजह से अक्सर उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता सताती थी। फिर स्मिता अपनी माँ की बात मानकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद शुभम अपनी माँ के साथ उनके घर आता है। देखते ही देखते दोनों के बीच शादी की बात पक्की हो जाती है, लेकिन पूरी तरह साड़ी में लिपटे होने के कारण उसकी नजर स्मिता के लंबे हाथों पर नहीं जाती। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और शुभम उसे ब्याह कर घर ले आता है, लेकिन बिना गृह प्रवेश किए ही वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ये देख जानकी उससे कहती है, अरे बेटा रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? दोनों का गृह प्रवेश साथ में होना जरूरी है। मुझे नहीं करवाना इस भूत जैसे लंबे हाथों वाली लड़की के साथ गृह प्रवेश। ये तू क्या कह रहा है? फिर जैसे ही उसकी नजर अपनी बहू के हाथों पर जाती है तो पहले तो वो हैरान रह जाती है, फिर हंसते हुए कहती है, अरे बहू, ये तेरे हाथों को क्या हो गया? ये इतने लंबे कैसे हो गए? माँ जी, मेरे हाथ तो बचपन से ही लंबे हैं। अच्छा, ये तेरे लंबे हाथ मेरे बड़े काम आएंगे, इससे कम जाले तो साफ हो ही जाएंगे। ये बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। फिर जानकी अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़कर आती है, जहां शुभम पहले से ही सो चुका होता है। शमिता का स्वभाव अच्छा था, जिस वजह से उसकी सास उसे पसंद करती थी, लेकिन वो अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाई। लेकिन एक अच्छी बहू होते हुए शमिता अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है और अपने लंबे हाथों से जल्दी से घर के सारे काम चुटकियों में निपटा लेती है। एक रोज, अरे शुभम बेटा, जरा मुझे ये डब्बा तो पकड़ा दे, देखना इतने ऊपर रखा है कि मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। लाइए माँ जी, मैं निकाल देती हूँ, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शमिता अपने लंबे हाथों से डब्बा निकाल कर दे देती है। ऐसे ही शादी को 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शुभम अभी भी शमिता को नहीं अपनाता। फिर एक रोज अचानक से शुभम की नौकरी छूट जाती है और उन्हें वो अपना मकान बेचकर कच्चे मकान में आकर रहने लगते हैं। जब से ये लंबे हाथों वाली चुड़ैल हमारे घर में आई है ना, इस घर के तो भाग्य ही फूट गए हैं। मेरी मानो तो मान निकाल फेंको इसे घर से। बेटा, ये सब तो किस्मत का लेखा जोखा है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ओह, तो तुम भी इस डायन के जादू में आ गई, लेकिन मैं नहीं आने वाला, मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। शुभम वो घर छोड़कर चला जाता है। अब दोनों सास बहू अकेले रहकर अपना गुजारा करती हैं। घर चलाने के लिए शमिता जमींदार के यहाँ नौकरी करने लगती है। वो काम पर जिस रास्ते से जाया करती थी, वहाँ बाजार लगा करता था, जहाँ पर एक बीकानेर के साथ एक पानीपुरी वाला पानीपुरी का ठेला लगाता था। इस बाजार में पानीपुरी की कितनी बिक्री है, जबकि ये पानीपुरी वाला ग्राहकों के साथ कितना घपला करता है। क्यों ना मैं भी पानीपुरी बनाकर बेचूं? वैसे भी माँ कहती थी कि मुझसे अच्छी पानीपुरी कोई नहीं बना सकता। शमिता 2 महीने तक जमींदार के यहाँ काम करती है। फिर उससे जो पैसे मिलते हैं, उनसे वो पानीपुरी बनाने का सामान खरीदती है, साथ ही पुराना ठेला खरीदती है। फिर ढेर सारी पानीपुरी बनाकर उसी बाजार में ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। पानीपुरी खाओ, लो स्वादिष्ट खट्टा मीठे इमली के पानी के साथ करारी करारी पानीपुरी खा लो, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। चल न रिया, पानीपुरी खाते हैं, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है। ना बाबा ना, उसके हाथ तो देख कैसे हैं, चुड़ैल जितने लंबे। मैंने फिल्मों में देखा है, चुड़ैल भी औरत का रूप लेकर पानीपुरी बेच सकती है। हाँ, तू पढ़ी लिखी होकर ऐसी जाहिलों वाली बात कर रही है। मैं तो जा रही हूँ खाने। दोनों उसके ठेले पर जाती हैं, जहाँ अपने लंबे हाथों से वो जल्दी जल्दी उन्हें पानीपुरी खिलाती है, जिन्हें खाकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। इतनी टेस्टी पानीपुरी हमने आज तक नहीं खाई। वाह, मजा आ गया, तुम्हारे इन लंबे हाथों में तो सचमुच का जादू है। इसी तरह स्मिता के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वो पानीपुरी में छोटा छोटा प्याज और हरा धनिया काटकर आलू का मसाला भरकर खट्टे मीठे इमली के पानी के साथ परोसती है, जिसका स्वाद एक बार जिसके मुंह में लग जाता है, वो फिर कहीं और जाता ही नहीं है। उस दिन उसकी खूब कमाई होती है। धीरे धीरे वो लंबे हाथ वाली पानीपुरी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। अब सब उसी की पानीपुरी खाने आते, दूसरे ठेले पर कोई नहीं जाता।
इस तरह वो खूब पैसा कमाती है और अपनी सास की खूब देखभाल करती है। अपनी पत्नी की मेहनत देख शुभम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शमिता से माफी मांगता है। शमिता भी उसे माफ कर देती है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर पानी पूरी बेचा करते हैं और एक नया बड़ा सा घर खरीद लेते हैं।